करोजन में हमें डिस्कस करना है कि कैसे हमारे मेटल्स खराब हो जाते हैं, कैसे हमारे मेटल्स करोड हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर और एनी केमिकल फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक आयरन की रॉड है। अगर ये आयरन की रॉड मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आती है, किसके कांटेक्ट में आती है, तो इट विल फॉर्म रस्ट। क्या बनाएगी वो? ये किसको पता पहले से? सभी बच्चे जानते हैं। तो इट विल फॉर्म अ रस्ट। वो जो रस्ट की लेयर है वो एक फ्लैकी सा सब्सटेंस है जो उससे चिपका नहीं रहेगा, वो उतर जाएगा। कुछ समय बाद वो उतरना शुरू हो जाएगा। अगर वो उतर जाएगा तो नीचे से फ्रेश आयरन आएगा। वो फ्रेश आयरन अगेन इट विल रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर एंड अगेन इट विल फॉर्म रस्ट। वो रस्ट फिर से एक फ्लैकी सा सब्सटेंस है जो उससे चिपका नहीं रहेगा, वो उतर जाएगा। अगेन नीचे से क्या आएगा? फ्रेश आयरन। वो फिर से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से क्या बनाएगा? रस्ट। फिर से उतर जाएगा, फिर से नीचे से फ्रेश आयरन आएगा। अगेन इट विल रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर एंड अगेन इट विल शो रस्टिंग। फिर से रस्ट की लेयर आएगी। ऐसे बार बार होने की वजह से मेरी आयरन की रोड जितनी पहले थिक थी, क्या अब भी उतनी ही थिक रहेगी? वो अब काफी ज्यादा क्या रहेगी? थिन हो जाएगी। तो क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि मेरी आयरन की रोड को मॉइस्ट एयर आई और थोड़ा थोड़ा कर कर खा गई, ईट कर रही है। ठीक है, पहले एक लेयर ईट की, फिर दूसरी लेयर ईट की, फिर तीसरी लेयर ईट की। दिस ईटिंग अप ऑफ मेटल, ईटिंग अप ऑफ मेटल, ऐसा जरूरी नहीं है कि आयरन के साथ ही हो, और भी मेटल्स के साथ होता है। बाय द एक्शन ऑफ, किसकी वजह से हुआ ये? एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, या फिर किसी केमिकल की वजह से भी हो सकता है। कई बार केमिकल्स लग जाते हैं, तो केमिकल्स भी मेरे मेटल को क्या करते हैं? खराब कर देते हैं, करोड कर देते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज करोजन। करोजन में कोई भी मेटल मेरा होता है उसको मॉइस्ट एयर या मॉइस्चर या एयर या कोई केमिकल उसको क्या करता है? करोड करता है, खाना शुरू कर देता है धीरे धीरे करके। दैट इज नोन एज करोजन। तो ये अच्छी चीज है या बेकार चीज है? काफी जगहों पर ये हमारे लिए एक नुकसानदायक चीज है, बट कुछ जगहों पर ये अच्छे के लिए भी होता है। अभी मैंने आपको आयरन की रोड का एग्जांपल दिया, वहां पर तो ये हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि हम बड़े बड़े ब्रिजेस, बड़े बड़े पिलर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का बेस बनाते हैं आयरन की हेल्प से। अगर उस आयरन रोड पर जंग लगता रहेगा, रस्टिंग होती रहेगी, तो वो तो आयरन रोड वीक होती चली आएगी। और अगर वो आयरन रोड वीक होती चली आएगी तो इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतना बड़ा कोई ब्रिज उस पर टिका नहीं रहेगा। एग्री करते हैं इस बात से? तो इसलिए रस्टिंग, करोजन वहां पर तो बेकार हो गई हमारे लिए हार्मफुल हो गई। बट अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाता है बच्चों? When aluminium reacts with oxygen, it will form aluminium oxide। खास बात इसकी कि ये लेयर उतरती नहीं है। एल्यूमिनियम के ऊपर जो बाहर वाली लेयर होती है वो किसके साथ रिएक्ट करती है? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। खास बात यह है कि ये लेयर टिकी रहती है, उतरती नहीं है। रस्टिंग में क्या हो रहा था? वो जो आयरन के ऊपर लेयर बन रही थी रस्ट की, वो टिक नहीं रही थी, वो उतर जाती थी। नीचे से फ्रेश आयरन आता था, फिर से रस्टिंग हो जाती थी, फिर से ये प्रोसेस चलता रहता था। एल्यूमिनियम के केस में ऐसा नहीं होता। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो एक बार बन जाती है, फिर वो उतरती नहीं है। अब इससे क्या होगा? सिर्फ ऊपर का एल्यूमिनियम हल्का सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अंदर का सारा एल्यूमिनियम क्या हो गया? सेफ। अंदर का सारा एल्यूमिनियम क्या हो गया? क्योंकि बाहर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनी है वो उतर तो रही नहीं है, वो पील ऑफ नहीं हो रही है वहां से, तो अंदर का सारा एल्यूमिनियम क्या रहेगा बच्चों? सेफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करोजन की हेल्प से फायदा मिल गया, एक बेनिफिट हो गया। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पे नुकसान है, हार्म है, नो डाउट, लेकिन कुछ जगहों पर हमें फायदा भी देखने को मिलता है, जैसे कि एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जो कि पील ऑफ नहीं होती, वहीं पर रहती है, और इसी वजह से अंदर का एल्यूमिनियम क्या रहता है? सेफ रहता है। ये किसको समझ आ रही बात? जो करोजन वाली प्रॉब्लम है वो सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि आयरन में देखने को मिलती है, या और भी जगहों पर देखने को मिलती है? और भी काफी जगहों पर काफी मेटल्स के साथ हमें देखने को मिलती है, जैसे कि करोजन ऑफ कॉपर। करोजन ऑफ कॉपर, जिसका कलर पहले भी बताया आपको, रेडिश ब्राउन या फिर शाइनी ब्राउन। कैसे कलर का होता है ये? शाइनी ब्राउन। ये शाइनी ब्राउन सब्सटेंस है
ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर मतलब तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसी हो गई मॉइस्ट, तो ये मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर रहा है रिएक्ट कर रहा है एंड इट विल फॉर्म CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। क्या बना रहा है CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। इस प्रोडक्ट का नाम हमें याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैंने आपके सामने भी बोर्ड पर लिखी है। CuCO3, Cu इज कॉपर, CO3 group is carbon, so its name will be copper carbonate। क्या नाम पड़ेगा बच्चों इसका? कॉपर कार्बोनेट। और ये जो CuOH होल ट्वाइस आया है क्योंकि इसमें OH ग्रुप है, बेस है, ये कैसा नेचर होगा इसका? बेसिक। इसलिए हम इस पूरे सब्सटेंस को जो बना है अभी, इस पूरे सब्सटेंस को बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। फाइन। तो ये जो CuCO3 है दैट इज कॉपर कार्बोनेट, ये जो CuOH होल ट्वाइस बना है दैट इज बेसिक इन नेचर, दैट इज व्हाई दिस सब्सटेंस कंप्लीटली नोन एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एंड इसके बारे में विशेष बात ये ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? रिएक्शन अपने पास नोट कर लो, शायद फर्स्ट चैप्टर के नोट्स में नहीं लिखी है, थर्ड चैप्टर में तो लिखवा रखी है, बस में है। अगर है फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको जरूर याद रखना, ये पेपर में पूछी जा सकती है। कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है पहले ये पूछ लेते हैं। कॉपर रिएक्ट करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। क्या बनाता है ये पूछ लेते हैं। बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है। रिएक्शन लिख दो, ये थर्ड क्वेश्चन हो जाता है, तो रिएक्शन लिखनी पड़ती है वहां पर, ठीक है। फिर उसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है, ये भी ध्यान रखना। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। क्लियर? अ शाइनी ब्राउन सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस बना लेता है। बताओ वो शाइनी ब्राउन सब्सटेंस कौन है? बताओ वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस कौन है? बस रिएक्शन लिख दो। इस तरह से क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स में। समझ आ रही बात? तो ऐसे जो आपकी बेसिक नॉलेज है उसी को घुमा फिराकर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किस किस को क्लियर हो रहा है? एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? नो? इसके बाद ये तो हो गया कॉपर वाला। जैसे हमें कॉपर पर ग्रीन कलर की लेयर देखने को मिल जाती है, हम घर के भी बर्तन अगर यूज करते हैं, आपके घर में कॉपर के तांबे के बर्तन अगर होंगे तो आपने भी कभी ना कभी नोटिस की होगी, कुछ समय बाद उस पर ग्रीन सी लेयर आ जाती है, दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ओके। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसका बना था? जब उसको बनाया गया होगा तब उसका कलर कैसा होगा? लेकिन कुछ समय बाद उसका कलर कैसा होगा? किसकी वजह से? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से, क्योंकि किस कलर का होता है? ग्रीन। ठीक है। एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? ऐसे ही जो हमारे पास सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, सिल्वर का सिंबल करोजन ऑफ सिल्वर। ऐसे आर्टिकल्स, ऐसी ज्वेलरी जो सिल्वर की बनी होती है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, सल्फर गैसेस के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S, और जब ये रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? Kg2S। ये जो बना है सब्सटेंस, ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। कार्तिक कुंडल सामने ध्यान दो क्लास। ये जो सब्सटेंस बना है ये किस कलर का सब्सटेंस होता है? ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है। इसी वजह से आयरन आर्टिकल्स के ऊपर सिल्वर आर्टिकल्स के ऊपर, सिल्वर की ज्वेलरी के ऊपर कुछ समय बाद ब्लैक से कलर की लेयर आ जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर भी करोजन हो रहा है। तो जैसे करोजन आपने रस्टिंग ऑफ आयरन में देखा, वैसे ही करोजन कॉपर में भी हो सकता है और सिल्वर में भी हो सकता है। कुछ बच्चों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि करोजन का मतलब रस्टिंग होता है। नहीं, रस्टिंग सिर्फ एक एग्जाम्पल है करोजन का। ओके। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ करोजन। करोजन बड़ी टर्म है, सभी मेटल्स के लिए यूज कर रहे हैं। रस्टिंग छोटी टर्म है, सिर्फ किसके लिए यूज कर रहे हैं? आयरन के लिए। ये किस किस को समझ आ रही बात? Everything is clear till now? So this is about corrosion. Corrosion is a bad thing. जनरली तो बैड है, कई जगहों पर अच्छा भी था, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जनरली कैसा है? बैड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? अपने मेटल्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। तो कई सारे प्रिवेंशन मेथड्स हम यूज करते हैं, सबके अपने कुछ ना कुछ फायदे और सबके अपने कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि हम पेंट कर सकते हैं,
आपके घर पर आयरन की अलमीरा होगी, उनको रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है? पेंटिंग। ठीक है सभी के घर पर अलमीरा, उसके ऊपर पेंट हुआ है, स्प्रे पेंटिंग या वैसे नॉर्मल पेंटिंग। तो वो क्यों की गई है? ताकि उसको किससे बचाया जा सके। लेकिन क्या पेंटिंग इज द परमानेंट सोल्यूशन? पेंटिंग परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। जहां कहीं से आपके घर पर अलमीरा पर पेंट उतर रहा होगा वहीं पर रस्टिंग हो रही होगी। किसने देखा है ऐसा घर पर? ओके गुड। नेक्स्ट थिंग, पेंटिंग से चलो काम नहीं चल रहा, ऑयलिंग कर दो या ग्रीसिंग कर दो। ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके भी तो आप एक लेयर ही बना रहे हो, प्रोटेक्टिव लेयर, ताकि बाहर से कोई मॉइस्ट एयर आकर उस पर अटैक ना कर सके। लेकिन क्या ऑयलिंग और ग्रीसिंग परमानेंट सॉल्यूशन है? हम अपने व्हीकल्स में करते हैं ऑयलिंग और ग्रीसिंग, साइकिल की चेन पर लगाते हैं, है ना, एक्टिवा बाइक के टायर्स के वो जो घूमने वाले पार्ट्स होते हैं उन पर लगाते हैं, काफी सारे पार्ट्स पर लगाते हैं, ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते हैं। लेकिन क्या वो सारा टाइम चलते रहते हैं? नहीं, वो भी धीरे धीरे घिसकर उतर जाते हैं, तो वो भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी और मेटल की प्लेटिंग कर दो। आप कभी नोटिस करना, आपकी एक्टिवा बाइक या साइकिल का जो हैंडल है वो काफी शाइनी होता है, चमकदार सा होता है, बना तो वो आयरन का ही है, आयरन मेटल का ही है, लेकिन बारिश में अगर आप उसको एक्टिवा बाइक को खड़ी करते हो तो उसके हैंडल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या जंग लग जाता है एकदम से, जंग तो नहीं लगता ना, वो तब भी चमकता ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, क्रोमियम मेटल की प्लेटिंग की जाती है। क्रोमियम मेटल की प्लेटिंग करने से उसकी शाइन बढ़ जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, वो रस्ट नहीं करता। ठीक है, उस पर रस्टिंग नहीं होती, तो अंदर का आयरन क्या रहता है? सेफ रहता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना। ठीक है, एक हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ही लेयर चढ़ा देते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सेफ था ना, तो क्या करते हैं? एनोडाइजेशन प्रोसेस का नाम है। एनोडाइजेशन के प्रोसेस से अपने मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे कि अंदर का मेटल क्या हो जाता है? सेफ हो जाता है। या फिर एनोडाइजेशन नहीं करना है तो गैल्वेनाइजेशन करके जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। किसकी? जिंक। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में हम अपने मेटल के ऊपर जिंक की लेयर बनाते हैं। किसकी लेयर बनाते हैं बच्चों? जिंक मेटल की लेयर बनाते हैं, फिर से वो रस्टिंग वगैरह शो नहीं करता। जो हमारे बाथरूम्स में यूज होती है ना बाल्टीज, तो प्लास्टिक्स की भी यूज होती है, लेकिन कुछ जगहों पर आयरन की भी बनी हुई होती है। तो वो जो आयरन की बाल्टीज हैं वो तो लगातार पानी के कांटेक्ट में, तो उनमें तो एकदम से रस्टिंग हो जाएगी, तो इसलिए उनके ऊपर जिंक की प्लेटिंग कर दी जाती है, गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाता है। ठीक है, किसकी प्लेटिंग होती है? और एक और खास बात, अगर उसमें कहीं स्क्रैच वगैरह भी लग जाते हैं तब भी अंदर का सारा मटेरियल क्या रहता है? सेफ रहता है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है वहां पर, ताकि स्क्रैचेस से भी कोई फर्क ना पड़े। क्लियर? इसके अलावा एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है, बाय मेकिंग एन एलॉय। एलॉय में हम क्या करते हैं? एक मेटल की प्रॉपर्टीज को काफी ज्यादा एनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या मिलाकर? उसमें कोई दूसरा मेटल या कोई नॉन मेटल मिलाकर। ठीक है, एक मेटल लिया, उसकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस किया। कैसे एनहेंस किया? उसमें कोई दूसरा मेटल या नॉन मेटल मिलाकर। जैसे कि प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड अगर मैं बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड खरीदता हूं तो वो इतना सॉफ्ट होता है कि वो हाथ से ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इतना ज्यादा सॉफ्ट होने की वजह से क्या मैं उसका ज्वेलरी बनाने के लिए यूज कर सकता हूँ? बनेगी नहीं, प्रॉपर शेप ही नहीं दे पाएंगे, एकदम तो टूट जाएगा वो, है ना। तो प्योर गोल्ड से नहीं बना सकते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं? प्योर गोल्ड को मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं। ठीक है, फिर उसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा सिल्वर या कॉपर मिला दिया जाता है अच्छे से, और फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो 24 कैरेट जो गोल्ड आता है उसमें 22 कैरेट तो प्योर गोल्ड होता है, बाकी 2 कैरेट्स 2 पार्ट्स में क्या मिला होता है? या तो सिल्वर या फिर कॉपर, और फिर उसको मिलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जब वो ठंडा हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो जो प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, अब वो प्रॉब्लम दूर हो गई है। लेकिन अब मैं उसको क्या बोलूंगा? ऐसे ही प्योर आयरन, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, बहुत ज्यादा क्या होता है? सॉफ्ट होता है। अगर इतना सॉफ्ट आयरन होगा तो मैं उसका ब्रिजेस बनाने के लिए, पिलर्स, बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज नहीं कर सकता हूं। तो पहले प्योर आयरन को मेल्ट किया जाता है, फिर उसमें थोड़ा सा कार्बन या कॉपर मिलाया जाता है, फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वो क्या हो सके? हार्ड हो सके, काफी ज्यादा हार्ड हो सके। क्लियर? इन सब चीजों को क्या बोलते हैं? एलॉयज। एलॉयज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा था हमने, किसी को याद है? क्यों, कब? हीटिंग एलिमेंट में हम हीटर्स जो बनाते हैं ना, हीटिंग जो पार्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें एलॉयज का यूज करते हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। ठीक है,
तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा रुकावट, उतने ज़्यादा कोलिजन्स, उतनी ज़्यादा हीट। और हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा हीट। एक अच्छा इलेक्ट्रिक हीटर कब कहूँगा उसको? जब वो अच्छी हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। एक अच्छा इलेक्ट्रिक गीजर कब कहूँगा उसको? जब वो अच्छे से गर्म करेगा पानी को। अच्छे से गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट के लिए ज़्यादा कोलिजन्स मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस एलॉयज का होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये चीज़ किसको क्लियर होगी? So this is all about corrosion. एक बार NCERT. Our next topic is rancidity. Rancidity is basically oxidation of food. Oxidation of food items that contains fat. जो फूड आइटम्स हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं बच्चों, दे मोस्टली कंटेन फैट्स इन इट। उनमें ज़्यादातर फैट्स होते हैं। और वो जो फैट्स वाले फूड आइटम्स होते हैं बच्चों, ये फैट वाले फूड आइटम्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और उनका क्या जाता है? ऑक्सीडेशन। क्या जाता है? ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन के दौरान वो कोई नया सब्सटेंस बना लेते हैं, जिसका ना तो टेस्ट अच्छा होता है, ना स्मेल अच्छी होती है, और ना ही हमारे खाने के लिए सही होता है। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं इसको? तो रेंसिडिटी ये समस्या है जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। हम जो खाना बना रहे हैं वो कुछ टाइम बाद ही सड़ जाता है। सर्दियों में थोड़ा कम सड़ता है, गर्मियों में जल्दी सड़ जाता है। तो ज्यादातर मेन रीजन क्या हो गया उसका? ऑक्सीडेशन होना, क्योंकि उसमें फैट होता है। वो फैट किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बना लेते हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बना लेते हैं जिसका ना टेस्ट अच्छा, ना स्मेल अच्छी, और ना ही हमारे लिए फिट है खाने के लिए। प्रॉब्लम का नाम रेंसिडिटी। गर्मियों में जल्दी होता है, सर्दियों में धीरे धीरे होता है। ये किस को पता है? विद रीजन। मोशन से होता है। अंशिका? ओके, देखो एक चीज और समझना ध्यान से, जो वैसे रिएक्शंस होती हैं, कोई भी रिएक्शंस होती हैं, उनको थोड़ा हेल्प कराते हैं, स्पीड फॉरवर्ड कराते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कराते हैं? हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में भी बहुत सारे क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है गुड बैक्टीरिया और एक होता है, ये सबने सुना है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। अगर हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें गुड बैक्टीरिया ज्यादा हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, हम जल्दी से डाइजेस्ट कर पाएंगे चीज़ों को। लेकिन अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गुड बैक्टीरियाज कम है और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है तो हम उसको खाने को जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चों का आपने देखा होगा डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता, कुछ का अच्छा होता है। कुछ भी खा लें, ईंट पत्थर, वो सब उनको डाइजेस्ट हो जाता है। तो इनका मतलब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है ना। उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में गुड बैक्टीरिया ज़्यादा है, बैड बैक्टीरिया कम है। गुड मतलब उनके लिए जो गुड है। ओके, तो ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुरे भी होते हैं। तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं वो खाने को सड़ाने का काम करते हैं। वो खाने के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ऐसे सब्सटेंसेस बना देते हैं जो नहीं खा सकते हम लोग। तो ये जो प्रॉब्लम है ये गर्मियों में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो रहता है वो मॉडरेट सा रहता है और वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी खाना सड़ जाता है। सर्दियों में ठंडे टेम्परेचर में, ज्यादा ठंड होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से खाना जो सड़ता है वो अब धीरे धीरे सड़ता है। सड़ेगा जरूर, ऐसा नहीं होगा कि खाना खराब नहीं होगा, खाना खराब होगा, लेकिन अगर गर्मियों में एक दिन में हो रहा था तो सर्दियों में 2-3 दिन तक चल जाएगा वो खाना। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या बनाए? रेफ्रिजरेटर्स। किसका प्रोडक्शन हुआ? रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर्स में ही तो रखते हैं हम अपने खाने को जो बच जाता है, ताकि वो ठंडा रहे। ठंडा रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो एक्शन है वो कम रहेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन कम रहेगा तो वो खाना जल्दी से सड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि फ्रिज में रखने के बाद खाना खराब नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन एकदम से नहीं होगा। ठीक है, कुछ चीजों के लिए तो हम डीप फ्रीज भी यूज करते हैं। ये किस किस को पता है? क्या करते हैं डीप फ्रीज में, कोई बता सकता है? अमन? उसमें किसमें? पेट में? अच्छा, फ्रीजर में। ठीक है, फ्रीजर में रख देते हैं जहां पर उसको बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है, चिल्ड कर दिया जाता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन कम से कम हो सके। जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन कम होगा उतना ही फूड हमारा ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, क्लियर? तो रेंसिडिटी की प्रॉब्लम समझ आ रही है आपको? रेंसिडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला हमने क्या यूज किया? रेफ्रिजरेशन का यूज कर लिया। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं?
एयर टाइट कंटेनर्स। जो हमारा फूड है अगर हम उसको पैकेट में भर के बेच रहे हैं, कंटेनर में भरकर बेच रहे हैं, तो वो कंटेनर्स, वो पैकेट्स कैसे होने चाहिए? एयर टाइट होने चाहिए, उसमें बाहर से एयर एंट्री ना ले सके। ठीक है, बहुत सारे फूड्स पहले के टाइम पे, देखो ये समय के साथ साथ हुई है, जितने भी इनोवेशन हुए हैं, जितने भी चेंजेस हुए हैं, समय के साथ साथ हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हल्दीराम एक दिन में बन गया। हल्दीराम किस किसने सुना है? हल्दीराम की आज फ्रेंचाइजी लेने जाए तो 5 से 10 करोड़ की फ्रेंचाइजी उसकी मिलेगी। लेकिन क्या पहले हल्दीराम ऐसे ही था? नहीं, पहले उन्होंने एक छोटे से उससे अपने घर से शुरू किया, भुजिया बनाना शुरू किया, वो लोगों को पसंद आने लगी, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाया, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया, अपने एम्पायर को बढ़ाया, धीरे धीरे बनते चले गए और जनरेशन बाय जनरेशन वेल्थ उनकी बनती चली गई, जनरेशन बाय जनरेशन उनका नाम बनता चला गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन ने सब कुछ सेटल कर दिया, जनरेशन बाय जनरेशन ग्रोथ हुई है उनकी, राइट। आज जाकर हल्दीराम का इतना नाम है। तो जब उन्होंने सीखा तो उन्होंने देखा कि जो भुजिया है वो जल्दी खराब हो जाती है, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? रेंसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। तो वो तो जल्दी जल्दी खराब हो जाएगी, जल्दी जल्दी खराब हो जाएगी और बिकी नहीं। मान लो उन्होंने प्रोडक्शन बहुत सारी कर ली और उतना माल उसका बिका नहीं, तो वो सब तो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि उसकी खास बात है कि वो करारी होती है, अगर उसका करारापन खत्म हो जाएगा फिर उसको कोई भी नहीं खरीदेगा। ये चीज समझ आ रही है? तो इसलिए उन्होंने ऐसे कंटेनर्स बनाए जो कि एयर टाइट थे, जिसमें बाहर से कोई एयर ना जा सके, ताकि उसका क्या ना होए और वो फ्रेश रहे, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। शेल्फ लाइफ मतलब कितने टाइम तक मैं उसको बेच सकता हूँ, 6 महीने तक खराब नहीं होगी या 1 साल तक खराब नहीं होगी। ये किस किस को समझ आ रही है? तो एयर टाइट कंटेनर्स हो गए। और क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन गैस फ्लश कर देते हैं। जो हम चिप्स के पैकेट लाते हैं, उसमें जो हम चिप्स के पैकेट में देखते हैं और कहते हैं आधे से ज़्यादा तो इसमें हवा भरी हुई है, हवा नहीं होती, नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? थोड़ी इनएक्टिव सी गैस है, वो जल्दी से फूड के साथ तो रिएक्ट करती नहीं है। ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस को फ्लश करके उसको पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। अब नाइट्रोजन गैस की वजह से वो जो चिप्स हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे दूसरी गैसेस के साथ, और वो फ्रेश रहेंगे, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। ये चीज़ समझ आ रही है? कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कभी ना कभी कि आप कोई चिप्स का पैकेट लाए खरीद के, लेकिन वो थोड़ा सा कहीं से फटा हुआ था, जिसकी वजह से उसके अंदर की नाइट्रोजन गैस निकली हुई थी और वो चिप्स उतना फ्रेश नहीं था। किस किसके साथ हुआ? तो देख के लाया करो, फिर देख के लाया, सबके साथ ही हो रखा है। चलो, ये चीज समझ आ रही है सबको? तो एक हो गया नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर देना, जिसकी हेल्प से फिर से एयर टाइट करके हम उसको मार्केट में उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। एक होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करना। किसका यूज करते हैं? स्पेशल मार्केट में ऐसे सब्सटेंसेस आते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह रिएक्ट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह एक्ट करते हैं और ऑक्सीडेशन से रोकते हैं। ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन ना हो, उस प्रोसेस को रोकते हैं, उस प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। तो पहला स्टेप रेंसिडिटी की प्रॉब्लम को कम करने के लिए रेफ्रिजरेशन, ठंडा कर दिया फूड को। दूसरा, एयर टाइट कंटेनर्स यूज करने लगे। तीसरा, नाइट्रोजन गैस फ्लश कर दी। चौथा, कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस जिनको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं उनका यूज करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम रेंसिडिटी की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। किस किस को? एक्सरसाइज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक तो सारे बैलेंसिंग के ऊपर बेस्ड हैं। जिनको बैलेंसिंग आती है वो तो इजीली कर लेंगे, जिनको नहीं आती है एक बार सीख लेंगे हम बैलेंसिंग। ठीक है, मेन क्वेश्चन जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं बैक एक्सरसाइज के, वो कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज इवॉल्व्ड, जिसमें हीट निकलती है, वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस थी, जो कंबशन रिएक्शंस थी, जो जलते थे सब्सटेंस, वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में काउंट हो जाएंगी, क्योंकि उन सब में क्या निकलती है? हीट। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, जलना, या फिर मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, जलना, वो सब किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई एक्सोथर्मिक के एग्जांपल्स? अब नहीं, मैंने आपको एक कार्बन का दिया और एक दिया मैग्नीशियम का। उसके अलावा मीथेन प्लस ऑक्सीजन, जब मीथेन गैस जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, जब वो जलती है तब भी हीट निकलती है, तो वो भी क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पीयूष, और कोई एग्जांपल? रेस्पिरेशन, जो हमारी बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, उसमें भी एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसके अलावा वर्णन और कोई एग्जांपल? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे थे तब वो टूट रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड और उसमें
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी, वहाँ हीट देनी पड़ रही थी। मैं पूछ रहा हूँ जिसमें हीट रिलीज हो रही है। नियति, रिद्धिमान, सोडियम प्लस वाटर में भी रिएक्शन में हीट एनर्जी निकलती है काफी सारी, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक और मिस कर रहे हो आप, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड चूना, क्विकलाइम को पानी में मिलाओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वो उसमें भी हीट रिलीज होगी, तो वो भी कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गीत और कौन सी थी, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी तो एक एक्सोथर्मिक थी, बोला था, इसे अच्छे से याद कर लेना, ये एमसीक्यू में पूछी जाती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिसमें क्या इवॉल्व होती है, हीट। एंडोथर्मिक उसका अपोजिट हो गया, जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, वो क्या होती है, एंडोथर्मिक। इसमें रिलीज नहीं होती, इसमें हमें देनी पड़ती है। The reactions in which we have to provide energy in the form of heat are called endothermic reactions, जैसे कि decomposition reaction। Decomposition reaction जिसमें हमने फेरस सल्फेट का एग्जांपल पढ़ा था, फेरस सल्फेट को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए हीट दी थी। कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल पढ़ा था, उसको डिकम्पोज करने के लिए हीट प्रोवाइड की थी। लेड नाइट्रेट का एग्जांपल पढ़ा था, टू ब्रेक इट डाउन वी हैव टू प्रोवाइड हीट, हमें क्या प्रोवाइड करनी थी, हीट। तो वहां पर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, वहां रिलीज नहीं हो रही है, हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के जो एग्जाम्पल्स थे वो एक्चुअली में एंडोथर्मिक रिएक्शंस के भी एग्जाम्पल्स हैं। ये किसी को क्लियर होगा, हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is respiration considered an exothermic reaction? क्योंकि respiration एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में सेल्स में डाइजेस्टेड फूड जो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में रिएक्ट करके हीट एनर्जी देते हैं। दैट इज व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका प्रॉपर आंसर मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है। हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर टॉपिक वाइज आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो नोट्स से प्रॉपर तरीके से याद रखनी है सारी चीजें। क्लियर? Next, why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Write equations for each reaction. कुछ नहीं करना, पहले decomposition reaction हेडिंग बनानी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि इसमें सब्सटेंस टूट जाता है और उसके दो एग्जांपल्स दे देने। एग्जांपल्स मतलब रिएक्शन। फिर हेडिंग बनानी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि इसमें सब्सटेंस जुड़ जाते हैं और उसके दो एग्जांपल्स दे देते हैं, बस इतना काफी है। क्लियर? चाहे तो स्टार डालकर बाद में लिख सकते हो, डेट इज वाई दे आर अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट, 12th वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है स्कूल्स में भी और वैसे भी, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल लिखने हैं, 3 मार्क्स में आता है ये। एक ऐसा एग्जांपल लिखो जहां पर एनर्जी दी गई हो हीट की फॉर्म में, तो फेरस सल्फेट था, कैल्शियम कार्बोनेट था, लेड नाइट्रेट था, 3 थे, 3 में से कोई एक लिखना है। लाइट की फॉर्म में एनर्जी दी गई हो, लाइट की फॉर्म वाले 2 थे, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, कोई एक लिखना है। फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला एक ही था, वाटर, वही लिखना है। ठीक, तो 3 एग्जांपल्स लिखने हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए और उस रिएक्शन में किसी प्रोडक्ट का या किसी सब्सटेंस का नाम, कुछ स्पेशल नाम है या स्पेशल कलर है जो आपको नोट्स में लिखवा रखा है, वो आपको पेपर में मेंशन करके आना, चाहे कहा गया है या नहीं। ओके, नेक्स्ट, what is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equations for these reactions. Same वैसे ही करना है। displacement reaction हेडिंग बनानी है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और 2 एग्जांपल्स मतलब 2 रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट हेडिंग बनानी है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और 2 एग्जांपल्स मतलब 2 रिएक्शंस, बस इतना काफी है। क्लियर? फिर आ रहा है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, क्वेश्चन नंबर 14, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. तो जो सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, उसमें से अगर आपको Ag निकालना है तो आप क्या करते हो, कॉपर को डाल देते हो। AgNO3 का जो सॉल्यूशन था, एक्वा सॉल्यूशन, इसमें आप क्या, कौन सा मेटल डाल रहे हैं, कॉपर। ठीक है, कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और सिल्वर की जगह कौन आ जाएगा, कॉपर, और सिल्वर अलग हो जाएगा। और सिल्वर ही हमें चाहिए था क्योंकि हम रिफाइनिंग किसकी कर रहे थे, सिल्वर की। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, अगर आप सिल्वर को रिफाइन कर रहे हो, सिल्वर निकालना चाहते हो, तो AgNO3 में से सिल्वर को निकालने के लिए कॉपर का यूज करो। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो Ag को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और खुद उसके साथ जुड़ जाएगा। तो CuNO3 वोल्ट वाइज
और Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और सिल्वर ही आपको चाहिए, तो आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने रिएक्शन ही पूछी है तो आपके लिए कंपल्शन हो जाता है कि आप उस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाएं। ठीक है, कितने बच्चों को बैलेंसिंग नहीं आती है वैसे? ईमानदारी से रीजन करो, कोई शर्म वाली बात तो नहीं इसमें। 1 2 3 4, बाकी सबको आती है बैलेंसिंग? 5 6, चलो ठीक है, कोई नहीं, बैलेंसिंग भी सीख लेंगे एक बार। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ आ गया, इसमें तो रिएक्शन ही लिखनी थी बस। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? लिखवा रखा है नोट्स में, डिस्कस भी किया था। दोज रिएक्शंस इन व्हिच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, an insoluble substance PPT is formed, precipitate is formed, such reactions are known as precipitation reaction। कितने एग्जांपल्स याद करा रखे हैं इसके? 2। एक में व्हाइट कलर के पीपीटी बनते थे, एक में येलो कलर के पीपीटी बनते थे। ठीक है, यहाँ से मान्य बताना जरा व्हाइट पीपीटी वाली रिएक्शन। ठीक है, अमान आप बताना जरा येलो पीपीटी वाली रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये दोनों एग्जांपल्स लिख कर आने, एक नहीं लिख कर आना, दोनों लिख कर आने। जब भी एग्जांपल्स पूछे 2-2 एग्जांपल्स लिख कर आओ, क्योंकि एक अगर गलत भी होगा तो दूसरा तो ठीक करेगा ना टीचर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। इसमें तो कहीं भी है 2 एग्जांपल्स। तो ऑक्सीडेशन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो वो ऑक्सीडेशन, और उसके 2 एग्जांपल्स। रिडक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो वो रिडक्शन, और उसके 2 एग्जांपल्स। एग्जांपल्स मतलब रिएक्शंस। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जब मैं एक्टिविटी आपको बता रहा था कल। तो अ शाइनी ब्राउन सब्सटेंस कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। ये बच्चे बताने के बाद भी गलत करके आते हैं। सुनना ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या है और बच्चे क्या गलत करके आते हैं, फोकस थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर रखना। एक शाइनी ब्राउन सब्सटेंस है, शाइनी ब्राउन सब्सटेंस से बच्चे आराम से जज कर पाते हैं कॉपर होगा, क्योंकि हमें अच्छे से याद है शाइनी ब्राउन सब्सटेंस किसका होता है? कलर। शाइनी ब्राउन कॉपर है, उसको हीट किया जा रहा है इन एयर और वो ब्लैक कलर का हो गया। जब उसको हीट किया जा रहा है इन एयर तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट अप हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है वो? कॉपर ऑक्साइड, जो कि किस कलर का आता है? ब्लैक कलर का। ठीक है, नेम द एलिमेंट X। तो एलिमेंट X कौन हो गया? कॉपर। ठीक है, वो शाइनी ब्राउन सब्सटेंस कौन हो गया? कॉपर। एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, ये हो गया ब्लैक कलर कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? इस क्वेश्चन को अगर बड़ा करना हो तो ये पूछ लेंगे कि मुझे ब्लैक से दोबारा से शाइनी ब्राउन सब्सटेंस चाहिए, ये ब्लैक कलर सब्सटेंस मुझे नहीं चाहिए, इसको दोबारा से वापस से वही बना दो। तो कल मैंने आपको बताया था कि कॉपर ऑक्साइड पर कौन सी गैस पास कराई जाती है? हाइड्रोजन गैस, जिसकी वजह से कॉपर अलग हो जाता है और H2O अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस था इससे फिर से शाइनी ब्राउन सब्सटेंस बन जाएगा। ये किस किस को समझ आ रही है? अब देखो क्वेश्चन तो आता ही है और इसका सही आंसर है ये जो मैंने बोर्ड पर बताया। बच्चे क्या करके आते हैं इसका आंसर? ये गलत हो जाएगा ना? ये वाला आंसर अगर करके आओगे तो ये गलत हो जाएगा। एक करोजन का एग्जांपल था जिसमें कॉपर मेटल रखा अपने आप ही मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ग्रीन कलर का सब्सटेंस बना रहा था। तो ये अलग है और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो अलग है। इसमें कॉपर को हीट किया जा रहा है प्रॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई इट विल फॉर्म अ ब्लैक कलर सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये किस चीज को समझ आ रही बात? तो अगर ग्रीन कलर वाली बात हो तो वो है, और अगर ब्लैक कलर वाली बात है तो ये है। ठीक है, दोनों कॉपर की हैं इसलिए बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। आप तो नहीं करोगे अब? चलो नेक्स्ट, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, करोजन से रस्टिंग से बचाने के लिए, है ना। नेक्स्ट, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, व्हाई? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डेंसिटी, ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो सके, to prevent them from density, that is why we flush nitrogen gas in their packets. Clear? Next, explain the following terms with one example each. corrosion की definition भी हमें पता है, हमने लिख भी रखी है नोट्स में। ये एक एग्जाम्पल पूछना है, हमने 3-4 लिखा है। ठीक है, तो कोई सा भी लिख देंगे। रेंसिडिटी हमें पता है, हमने डेफिनेशन भी लिख रखी है नोट्स में, उसका भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हो जाएंगे आपसे सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन पर आइए, एमसीक्यू।
बैक एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू। इस एमसीक्यू में कल वाली रिएक्शन यूज हो रही है PbO प्लस कार्बन। कार्बन के बारे में कुछ खास बात बताई थी, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है ये? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये लेड से ऑक्सीजन छीन लेगा, ऑक्सीजन हट जाएगी और ऑक्सीजन किसके पास जुड़ जाएगी? कार्बन के पास। किसके पास जुड़ जाएगी? कार्बन के पास, और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से ऑक्सीजन हट गई है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? यहां पर क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो अगर देखो मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखूं खुद से क्वेश्चन को एनालाइज करके, तो मेरे हिसाब से लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है। लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस। लेकिन अगर मैं कार्बन की तरफ देखूं तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, जो रिडक्शन शो करता है, जिसका रिडक्शन होता है, वो कैसा एजेंट कहलाता है? तो लेड ऑक्साइड इज बेसिकली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा एजेंट कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये सब किस किस को क्लियर हो रहा है? ये मैंने एनालाइज किया कि मुझे क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या समझ आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इज लेड इज गेटिंग रिड्यूस। नहीं, लेड तो वैसे भी राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड के हिसाब से कोई आंसर नहीं देना। जो आंसर बताना होता है रेडॉक्स रिएक्शन में, वो लेफ्ट हैंड साइड से बताना होता है। कहां से बताते हैं? हमेशा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड की तरफ जाना ही नहीं है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड तो राइट हैंड साइड में, उसे तो छोड़ ही दो, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड भी राइट साइड में है, तो उसे भी छोड़ दो, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड था हमारे पास, तो ये ठीक हो गया, थर्ड ऑप्शन हो सकता है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, तो सी ऑप्शन भी ठीक है और डी ऑप्शन भी ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? ए एंड बी। अच्छा, उन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट के हिसाब से ए इनकरेक्ट है और बी इनकरेक्ट है, तो ए एंड बी आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा। करेक्ट पूछते तो सी एंड डी, इनकरेक्ट पूछा है तो ए एंड बी। किसी को क्लियर है? चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। Fe2O3 plus 2Al gives you Al2O3 plus Fe। कौन सी रिएक्शन? Al being more reactive metal than Fe, वो उसको क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट पेज पर आओ। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? जब dilute chloric acid iron fillings के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड। क्या बनेगा? तो HCl प्लस Fe लिखना चाहो लिख लो रिएक्शन वहां पर। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है, आयरन फिलिंग्स के लिए Fe, तो HCl प्लस Fe एरो लगाएंगे, गिव्स यू FeCl2 प्लस H2, FeCl2 प्लस H2। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक सारे बैलेंसिंग के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको बैलेंसिंग अच्छे से आती है तो आप इनको इजीली कर सकते हो, नहीं आती तो सीख लेंगे। ओके, क्या सबको समझ आ रहा है? सबको कोई दिक्कत परेशानी इसमें? क्लियर हो रहा है? अब जरा पेज नंबर 13 पर दिए गए नीचे वाले क्वेश्चंस एक बार खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। 1.10 में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया है, तो उसके अलावा कोई एग्जांपल देना है तो येलो पीपीटी वाला दे देते हैं। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स यू लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो है वो, जो लेड आयोडाइड बनेगा वो कैसा बनेगा? येलो कलर का पीपीटी होगा। फिर आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, लेकिन हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सिर्फ पढ़ा था
इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। किसके टर्म्स में? अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या है वो? ऑक्सीडेशन है। और अगर किसी सब्सटेंस में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये हमने कल की क्लास में अटेंड कर लिया था, समझ लिया था। कल की वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें माइक लगा हुआ था और माइक की बैटरी डाउन हो गई, पता नहीं, तो आवाज़ नहीं आ रही उसमें, ठीक है, तो वो वेस्ट हो गई है वीडियो। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम बोलते हैं कि उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकलता है तो हम बोल देते हैं उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये हो गया ऑक्सीजन की टर्म्स में। ऐसे ही हाइड्रोजन की टर्म्स में भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। जस्ट उल्टा हो रहा है। ऑक्सीजन में एडिशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन में रिमूवल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन में रिमूवल रिडक्शन, हाइड्रोजन में एडिशन ऑक्सीडेशन। इस रिडक्शन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई एलिमेंट, कोई सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम बोलेंगे कि उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और अगर कोई एलिमेंट, कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं? उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, तो तीन तरह से, तीन टर्म्स में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन की टर्म्स में, सेकंड हाइड्रोजन की टर्म में, और थर्ड इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और अगर किसी में गेन हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। जैसे कि इस क्वेश्चन का पहला एग्जांपल था 4Na plus O2 gives you 2Na2। तो क्या आप जानते हैं Na इज अ मेटल, सोडियम इज अ मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल है। और मेटल है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। मेटल्स ही तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड अगर मेरे से पूछा जाए तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हो गया यहाँ पर? और सब्सटेंस रिड्यूस्ड अगर मेरे से पूछा जाए तो कौन हो गया? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? बताइए किस किस को समझ आया? या तो नोटबुक में या बुक में ही इसको अपने पास नोट कर लो ताकि आगे के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन तो वही है जो हमने आज भी पढ़ी है और कल भी पढ़ी थी। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू कॉपर प्लस H2O। इसमें कॉपर ऑक्साइड के पास से ऑक्सीजन निकल रही है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वो, तो ये तो हो गया होगा सबसे। चलिए अब हम सभी बच्चे आ रहे हैं पेज नंबर 10 पर। आ गए पेज नंबर 10 पर? पेज नंबर 10 पर दो ब्लू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों आते हैं पेपर में, कई बार आ चुके हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X है जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए? व्हाइट वॉशिंग। सॉल्यूशन ऑफ X यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो क्या मिलाते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए? कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। तो यहाँ पर जो X है वो कौन होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विक लाइम। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर।
कि हमने किसका सॉल्यूशन बनाना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। कैसे बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालकर मिला लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछा है, सेकंड पार्ट से उन बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा जो सोच रहे हैं कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आना चाहिए। जरा देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है। सेकंड पार्ट में पूछा है राइट द रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट पार्ट, जो आपने सब्सटेंस एक्स बताया फर्स्ट पार्ट में, उसकी रिएक्शन लिखनी है विद वाटर। किसकी रिएक्शन लिखनी है, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ। क्या होगी कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ प्लस साथ में, तो ये दो पार्ट्स में आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या गड़बड़ करके आते हैं इसमें, सॉल्यूशन ऑफ एक्स सुनकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही तो लगा रहे हैं दीवार पे, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो सॉल्यूशन है। उन्होंने कहा सॉल्यूशन ऑफ एक्स, किससे बना है वो सॉल्यूशन, किससे बना है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो एक्स क्या होगा यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड ऑल्सो नोन एज क्विकलाइन। फिर उसकी रिएक्शन लिखकर दिखानी है सेकंड पार्ट में, किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन हो गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसका स्पेशल नाम क्या था, कॉमन नेम स्लिकलाइन। एनी डाउट एनीवन, अब क्लियर हो रहा है सबको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया भी था एक्टिविटी के टाइम पर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जब हम करते हैं तो एक टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस इकट्ठी होती है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में कम गैस इकट्ठी होती है। वैष्णवी, कौन सी टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस इकट्ठी होती है, कौन सी टेस्ट ट्यूब में, कौन सी वाली रोड पर टेस्ट ट्यूब में, कैथोड पर। कैथोड पर ज्यादा गैस इकट्ठी होती है। कैथोड पर कौन सी गैस कलेक्ट होती है, हाइड्रोजन। कैथोड पर कौन सी गैस कलेक्ट होती है, हाइड्रोजन। और एनोड पर, ये याद रखना है, कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर, कैथोड पर एनोड पर। ये किस को क्लियर होगा, कोई दिक्कत इसमें। हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, बिकॉज इन अ वाटर मॉलिक्यूल 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर अटैच्ड विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एनी डाउट। आ जाएंगे पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो है ब्लू क्वेश्चंस, वो तो बैलेंसिंग के ऊपर बेस्ड है, वो तो हमें आते हैं, वो तो आप कर सकते हो आराम से। मेन है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इंपॉर्टेंट है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन जब आप लैब में उसको बर्न करके देखते हैं तो उसको पहले सैंड पेपर से रब करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। ये किस को पता, तो क्यों करते हैं, ताकि उसके ऊपर रखे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर आ गई थी उसको हटाया जा सके, क्योंकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसको जलने नहीं देगी। ठीक है, दैट इज व्हाई बिफोर बर्निंग वी हैव टू रिमूव दैट लेयर एंड दैट इज व्हाई वी रब इट विद सैंड पेपर। एम आई क्लियर फॉर एवरीवन। तो अब ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी से नोट से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया।